नमस्कार। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी मॉडल सेट इंग्लिश का सेट लगाएंगे। उसके पहले आइए हम लोग जान लेते हैं। इसमें भी 40 क्वेश्चन रहेगा, जबकि सभी क्वेश्चन का प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और उसमें 4 ऑप्शन रहेगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो सीरीज़ चल रहा है सेट सीरीज, मॉडल सेट सीरीज जो चल रहा है, इसके बाद हम लोग थ्योरी करेंगे और सभी चैप्टर वाइज हम लोग थ्योरी करेंगे, जिसमें ग्रामर भी रहेगा, इंग्लिश का भी क्लासेस होगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पैसेज दिया हुआ है, पैसेज पढ़ते हैं। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वाज बोर्न इन 1950। जो हाफिज एक कॉन्ट्रैक्टर है वो 1950 में जन्म लिया। ही डिड हिज ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर फ्रॉम मुंबई इन 1975 एंड completed his graduation from Columbia University न्यूयॉर्क USA ऑन टाटा स्कॉलरशिप। और वह आर्किटेक्चर से ग्रेजुएशन में डिप्लोमा किया था मुंबई से, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीटेड वो किया था कंप्लीटेड किया है कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA से किया था ग्रेजुएशन कंप्लीटेड। ये टाटा कंपनी द्वारा जो दिया गया था स्कॉलरशिप के माध्यम से उसने कंप्लीट किया था। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कॉमर्स हिज करियर विथ T. Khareghate as a apprentice architect, and in 1977 he became the associate partner in the same firm। और वह एक अपना करियर जो शुरू किया था वो खारेघाट से शुरू किया था, एक आर्किटेक्ट के रूप में शुरू किया था, लेकिन अब वह एसोसिएट पार्टनर इन दिस सेम फार्म, और उसी फार्म में आए पार्टनर के रूप में कार्यरत हो गया, मतलब पार्टनरशिप में वो कंपनी को चलाने लगा। बिटवीन 1977 एंड 1980 हाफिज वाज ए विजिटिंग फैकल्टी एट द एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, और मुंबई में भी कार्य करने लगा। विजिटेड फैकल्टी सुविधाएं मुंबई में भी देने लगा। हिज प्रैक्टिस हैड मॉडेस्ट बिगनिंग इन 1982 विथ ए स्टाफ ऑफ 2, और उसने जब शुरू किया था 2 स्टाफ के साथ शुरू किया था कंपनी को, लेकिन टुडे द फर्म हैज ओवर 350 एम्प्लॉयर्स, और अब 350 से ज़्यादा कर्मचारी उसमें हैं, इंक्लूडिंग सीनियर एसोसिएट आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनर, ड्राफ्टमैन, ए सिविल इंजीनियरिंग टीम एंड द आर्किटेक्चर सपोर्ट स्टाफ। ये सब मिलकर लगभग 350 से ज़्यादा एम्प्लॉयर काम करने लगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। दी पैसेज इज अबाउट, बोला इस जो पैसेज है ये किसके बारे में है, क्या इसका शीर्षक क्या हो सकता है। तो इस पहला ऑप्शन है दी पैसेज हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, या फिर टी खारेघाट, या फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी, या फिर ये फॉर्म। क्या हो सकता है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के विषय में है, या हाफिज के विषय में है, या खारेघाट के विषय में, या फिर एक फार्म के विषय में। तो इसका सही आंसर होगा हाफिज के जीवन से रिलेटेड बात यहाँ बोला गया, इसलिए इसका सही आंसर होगा हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपन बिटवीन 1977 एंड 1918, बोला है 1977 से 1980 के बीच में क्या हुआ था। तो 1977 से 1980 के बीच में हाफिज ऑफन विजिटेड एकेडमी ऑफ द आर्किटेक्चर मुंबई, उसने क्या किया था, विजिटेड एकेडमी ऑफ 1977 से 1980 के बीच में हुआ क्या था, कंपनी से जो आर्किटेक्चर मुंबई में एकेडमी विजिटेड आर्किटेक्चर मुंबई में विजिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाफिज डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम, बोला है हाफिज जो अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया था, तो उसने अपना ग्रेजुएशन किया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु आर एमंग द 350 एम्प्लॉयर्स ऑफ हाफिज फॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, बोला हु आर एमंग द, बोला 350 एम्प्लॉयर्स ऑफ हाफिज फॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, उसमें से कौन कौन था।
जितना ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कौन कौन है जो 350 एम्प्लॉयर के अंदर आता है। इंटीरियर डिजाइनर भी था, ड्राफ्टमैन भी था, आर्किटेक्चर भी था। तो इसमें क्या सही होगा, ऑल ऑफ द एबव, मतलब यह सभी लोग हैं जो 350 कर्मचारी के अंतर्गत आता है। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ए साइनोनिम ऑफ स्टार्टेड। साइनोनिज मतलब होता है सिमिलार्थक शब्द, मतलब उससे जो मेल खाता है वो शब्द इसमें से कौन है चार गो में। स्टार्टेड का समान शब्द कौन सा है, फार्म है, कॉमर्स, कंप्लीटेड या मोडेस्ट। इसमें कौन जो है स्टार्टेड के जैसा ही है, उसी का सिमिलर शब्द है। तो इसमें कौन सा है, कमांडेड, कमांडेड उसका सिमिलर शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 6 to 10। द एंशियंट नालंदा वाज ए सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम 5th century टू द 12th century। बोल रहा है जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वह एक सेंटर लर्निंग था, मतलब शिक्षा का केंद्र बिंदु था 500 से 1200 शताब्दी में, 500 से 1200 शताब्दी तक। लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजगीर, जो अभी वर्तमान में राजगीर में जो अभी है जो, और वो पड़ता है बिहार, इंडिया। नालंदा वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और नालंदा जो है वो दुनिया का एक पुराना यूनिवर्सिटी में से एक है। वर्ल्ड एंड यूनिसेक डिक्लेयर द रूइन ऑफ नालंदा महाविहारा अवार्ड। बोला है यूनेस्को जो होता है वो डिक्लेयर कर चुका है उसका बर्बादी के विषय में, नालंदा के बर्बादी के विषय में। ए वर्ल्ड हेरिटेज मतलब विश्व विरासत के रूप में, उसको विश्व विरासत को जो नष्ट किया था उसके विषय में। द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इन्वेस्टेड एज ए सेंटर ऑफ इंटर सिविलियन डायलॉग। और वह अब एक सेंटर के रूप में, मतलब इंटर सिविलियन सेंटर के रूप में घोषणा कर दिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं इसका, चूज सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। इसमें से इसका कौन सा सूट करता है। अगर इसका टाइटल रखा था, मतलब इस पैसेज का अगर टाइटल रखा तो हम क्या कह सकते थे, इसको किस नाम से इसको जान सकते थे। लर्निंग सेंटर, हम लोग कह सकते थे कि यह एक लर्निंग सेंटर के विषय में है, या फिर एक ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के विषय में है, या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी के विषय में है, या फिर ऑल ऑफ द एबव। हम क्या कर सकते हैं, यह सभी ऑल ऑफ द एबव। कौन सा सही होगा, क्या एक लर्निंग सेंटर के रूप में भी कह सकते हैं कि, या फिर ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के विषय में, या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो इसका सही आंसर होगा, अगर कोई भी नाम दे देते हैं तो चलेगा तीनों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंशियंट नालंदा वाज नोन फॉर। जो नालंदा यूनिवर्सिटी वो जाना जाता था किस लिए, एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी महत्वपूर्ण है क्योंकि इट इज इमेज एज ए सेंटर ऑफ इंटर सिविलियन डायलॉग। इट इज कंसिडर एज ए सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग। इट इज डिजाइन एज ए सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग। इट इज स्टडीज एज ए सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग। तो इसमें कौन सा सही होगा, 8 नंबर का। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइनोनिज्म या फिर साइनोनिम है ऑफ डिक्लेयर। डिक्लेयर का फिर उसी तरह सिमिलार्थक शब्द डिक्लेयर का क्या होगा। तो डिक्लेयर का सिमिलर शब्द होगा एनोस्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, राजगीर बिहार इंडिया इज फेमस फॉर। राजगीर जो बिहार है वो किस लिए फेमस है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका, वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, ruins ऑफ नालंदा महाविहारा, इट्स हेरिटेज साइट, या फिर ऑल ऑफ द एबव। किस नाम से विख्यात है ये। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए
डी नंबर इसका ऑप्शन होगा डी। ये ऊपर तीनों नामों से ये विख्यात है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है यहाँ पर एक लेटर है, बोला है एज्यूम, वो कल्पना करने बोला योर सेल्फ, या फिर सुमन या सुनी। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है यहाँ पर एक लेटर है, बोला है एज्यूम, वो कल्पना करने बोला योर सेल्फ, या फिर सुमन या सुनील है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड किरण या फिर करण, कॉन्ग्रेचुलेट हर या फिर हिम ऑन हिज सक्सेस, कंप्लीट द इनफॉर्मल लेटर फॉर चूजिंग सुटेबल गिवन ऑप्शन। बोला जो सूट करता है उससे इस जो लेटर है इसको फिल करना है। तो आइए हम लोग फर्स्ट में देखते हैं 11th का। यहाँ पर रांची से लिख रहा है 24 अक्टूबर 2021 में। तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग जब हम लोग करते हैं तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में देखिए डियर किरण या फिर करण। ये बात सही है कि ये भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ उसके नीचे जस्ट बी में दिया है डियर किरण करण, उसमें सिर्फ यही अंतर है कि स्टार्टिंग में कैपिटल है। तो इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि स्टार्टिंग हम लोग कैपिटल लेटर से करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर यहाँ पर है आई सॉ योर नेम, मैंने आपका नाम देखा। कहाँ देखा? तो ऑप्शन को फिर ऑप्शन देख लेते हैं। अपॉन या अपॉन होगा या बिटवीन होगा या अमंग होगा या ओवर होगा। तो यहाँ बोला है कि आई सॉ योर नेम अमंग द फर्स्ट डिविजन, मतलब जो प्रथम श्रेणियों के बीच में आपका नाम देखा। तो इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अमंग, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर में क्या है। बोला माई जॉय नो न्यू नो बॉन्ड्स सो प्लीज एक्सेप्ट माई हार्ट इज कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर ग्रांड। 13 नंबर होगा, 13 नंबर में होगा सक्सेस, इसमें सही आंसर होगा सक्सेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 में क्या है। बोला है लेबर नेवर गोज इन वैन, बोला है मेहनत कभी खराब या फिर बेकार नहीं जाता है। यू वर्क हार्ड एज वी सो शैल वी 14 नंबर देखते हैं रीप या फिर रीफ या फिर कौन सा ए बी सी में और डी में कौन सा हो सकता है। देखिए रीप मतलब होता है किए का फल, REAP, रीप मतलब होता है किए का फल। तो वक्री क्यांश या शीर्षक ले सकते हैं। तो इसका सही, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी नंबर। फिर नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर में क्या है। 15 नंबर में लेटर का अंत कर रहा है। तो लेटर का अंत हम लोग कैसे करते हैं, आइए ऑप्शन में जाते हैं। 15 योर लविंग फ्रेंड, या फिर योर लविंगली, या फिर योर लविंग फ्रेंड, या फिर योर्स लविंगली फ्रेंड। तो हम लोग जब अंत करते हैं कहते हैं आपका प्यारा दोस्त या आपका प्यारा पुत्र, ऐसे हम लोग कहते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा योर्स लविंग फ्रेंड, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं, अब हम लोग आते हैं ग्रामर सेक्शन में। फिल इन द ब्लैंक्स विथ चूजिंग सुटेबल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। बोला है बेबीज, जो बेबीज यहाँ व्हेन दे आर हंग्री, बच्चे कब रोते हैं? जब वो भूखे होते हैं। तो इसमें सूट कौन सा कर रहा है? तो आइए देखते हैं। बेबीज क्राई, इसमें होगा बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री, बच्चे रोते हैं जब वो भूखे होते हैं। व्हाट टाइम द ट्रेन लीव, व्हाट टाइम द ट्रेन लीव। तो इसका सही आंसर होगा द ट्रेन लीव, व्हाट टाइम द ट्रेन लीव, इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर बोला है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल मॉडल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन।
सीमा एंड आकाश, सीमा और आकाश हम लोग अगर यहाँ भर दें कैन, सीमा और आकाश डांस कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर ब्लेसिंग का सेंस है, मतलब अगर हम लोग किसी को आशीर्वाद देते हैं या भगवान से दुआ करते हैं तो हम लोग कहते हैं मै गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें बरकत दे या भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बोला है यू खाली जगह पे दी टैक्सेस, आपको टैक्स पे करना चाहिए। तो हम लोग सबको अगर टैक्स जो देता है उसको 100% टैक्स देना चाहिए, मतलब यू मस्ट पे दी टैक्सेस, आपको अवश्य टैक्स देना चाहिए। फिर फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल नॉन फिनाइट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नॉन फिनाइट से बना, नॉन फिनाइट हम लोग जानते हैं नॉन फिनाइट होता है या फिर 2+V1 या फिर भर प्लस ING होता है, इस फॉर्म में होता है नॉन फिनाइट। तो इसमें देखते हैं सी इज टू वीक, सी इज टू वीक, और इसमें शुड क्या कर रहा है, सी इज टू वीक टू वॉक, और इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जॉब इज नॉट इजी, गेट जॉब इज नॉट इजी, गेट्स जॉब इज नॉट इजी, या गेटिंग जॉब इज नॉट इजी। तो यहाँ ऑप्शन होगा सी, गेटिंग जॉब इज नॉट इजी, जॉब पाना आसान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह इज इंजीरियस टू हेल्थ, हेल्थ के लिए क्या इंजीनियर्स इंजीरियस क्या है हेल्थ के लिए, तो हेल्थ के लिए सिगरेट पीना, मतलब स्मोकिंग, स्मोकिंग मतलब सिगरेट पीना, सिगरेट पीना सेहत के लिए खतरनाक है या फिर जहरीला है। फिर यहाँ पैसेज है, पैसेज को पढ़ते हैं। द पैसेज गिवन बिलो इन द आंसर एंड क्वेश्चन दैट फ्लो फ्रॉम द वी हु आर आउटलॉज not so long ago have today been given the rare privilege to the host to the nation of the world on our own soil. The thank all of the distinguished international guests for having, यह स्टोरी से लग रहा है नेल्सन मंडेला का स्टोरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका। हु इज नरेटिंग दी एबो लाइन्स, बोला ये ऊपर वाला लाइन है कौन नरेट किया है, तो नेल्सन मंडेला ने इसको कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या होता है। ह्यूमन डिग्निटी मतलब, इसका मतलब होता है इट इज इक्वालिटी, मतलब बराबर का हक, इट इज ऑफ लाइबर्टी, इट इज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब ऊपर के तीनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज डिस्टिंगेश मीन्स दी पैसेज, डिस्टिंगेश, इस पैसेज में जो डिस्टिंगेश यूज किया गया है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है ओवरवेल्ड, मतलब विशिष्ट, विख्यात या फिर उत्कृष्ट लोग जो वहाँ पर उस महफिल में शामिल हुए थे उसके लिए इस वो लफ्ज़ का उपयोग किया गया है, इसलिए इसका होगा ओवरवेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु वर दी ऑनर्ड गेस्ट, वहाँ पर जो सभा में जो गेस्ट आया था वो ऑनर गेस्ट कौन था, तो वो सब वर्ल्ड लीडर्स थे, मतलब जो अगल बगल देशों से या फिर दूसरे देशों से आए थे वही सब गेस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। वाई वाज द यंग सिगुल अफेड, बोला है जो छोटा जो सिगुल का बच्चा था वो क्यों डर रहा था, बिकॉज ही हैड शॉर्ट विंग, ये तो बात सही, उसका छोटे छोटे पंख था इसलिए डर रहा था। बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग वुड नॉट सपोर्ट हिम, और ये भी सोच रहा था कि उसका जो पंख है उसको सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर के विषय में लेंचो क्या सोचता था, वही सोचता था कि इन लोग पैसा खा गया था। स्टोरी में यह बात मिलता है कि उस जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर वही सब पैसा खा गए, इसलिए उन लोग को क्या सोचता है ये डिसऑनेस्ट पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज एनएच बेस्ट फ्रेंड, एनएच बेस्ट फ्रेंड उसका तो कोई अपना फ्रेंड था ही नहीं, इसलिए उसने क्या किया था अपने डेयरी को ही बेस्ट फ्रेंड माना था और उसका नाम क्या दिया था किट्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द गिवन पोएम इज रिटन बाय पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा किस पोएम को लिखा गया है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा इस चार ऑप्शन में से फायर एंड आइस को लिखा गया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है रीड द extract given below in the answer and question that follow from. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where lump deer pass. इसका क्वेश्चन देखते हैं। Who has written this lines? इस लाइन को किसने लिखा था? इस लाइन को लिखा था लेस्ली नॉरिस ने इस लाइन को लिखा था। इस जो ऐसे था उसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला हु इज ही इन दिस लाइन। ही का मतलब इस लाइन में ही किसका जिक्र किया गया है? तो इसमें ही टाइगर का स्टोरी है, इसलिए इसको में टाइगर को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज प्लम्प मीन। प्लम्प का मतलब क्या होता है? प्लम्प का मतलब जो टाइगर के स्टोरी में प्लम्प का सेंस आया था उसका मतलब वो कह रहा था जो मोटा मजबूत या फिर बड़े हिरन आएंगे उसका शिकार करने के विषय में उसका चल रहा था, इसलिए प्लम्प मतलब फैट का सेंस है। वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के मतलब वो अकॉर्डिंग टू वेयर शुड बी वो कहाँ होना चाहिए? तो इस कहानी से लग रहा है कि वह जंगल में ही होगा, जंगल में आज़ाद घूम रहा होगा और हिरन का शिकार के लिए वो छिप के रहा होगा या सोच रहा होगा। फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 36 to 40। व्हाट मेड द थीफ कम बैक टू अनिल। थीफ को ऐसा क्या हो गया कि अनिल के पास उसने फिर वापस आ गया? ऑप्शन नंबर अनिल्स ऑनेस्टी, अनिल की ईमानदारी, हिज गिल्टी फीलिंग, या फिर उसको अफसोस होने लगा कि वह कितना गलत काम किया है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन होगा सी, अनिल को ईमानदारी देख के उसको क्या होने लगा, चोर को अपना गलती में पछतावा होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर्स पम्फेरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी एलिमेंट बिकॉज। वो रिस्पॉन्सिबल क्यों था ट्रिकीज का एनिमल के विषय में एलिमेंट? क्योंकि सी ओवरफेड, या फिर सी ट्रीटेड हर बैडली, या फिर सी डिड नॉट गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज मिस्टर पम्फी। तो मिस्टर पम्फेरी जो है वो कौन थी? तो मिस्टर पम्फेरी जो थी वो थी ऑनर ऑफ डॉग कुत्ते का मालकिन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर्क डिड द थीफ डू फॉर अनिल। बोला जो थीफ था वो अनिल के लिए क्या किया? तो द थीफ यूज टू मेक टी फॉर अनिल। अनिल के लिए उसने चाय बनाया। द थीफ यूज टू गो टू मार्केट, उसके लिए मार्केट गया। हाँ, तो ये दोनों बात सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज आई रिफर टू इन दिस थीफ्स स्टोरी। थीफ्स स्टोरी में जो आई का सेंस है वो किसके विषय में जा रहा है? तो उसका चूँकि राइटर है हरी सिंह, इसलिए हरी सिंह अपने से रिलेटेड कहानी लिख रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को लास्ट तक बनने के लिए। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये टेस्ट सीरीज आपको रोज़ मिलती रहे और आप इसका फ़ायदा उठाते रहें। धन्यवाद।